बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट डील विद द कन्वर्जन टू इस्लाम एंड द टॉपिक इज टेकिंग फ्रॉम द बुक प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मद अला, द ऑथर इज सरदन शाह फरदनजी। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ टुडेज अवर वीडियो। इसमें हम 7 से लेकर 15 तक जो कि इस चैप्टर 2 में रूल्स कह सकते हैं या पैराग्राफ्स कवर किए गए उनको डिस्क्राइब करेंगे, उन पर स्टडी करेंगे। मूविंग टू द फर्स्ट वन दैट इज हु इज अ मुस्लिम। इसमें सिंपली एक बात लिखी हुई है कि अगर कोई भी बंदा वो इस्लाम रिलीजन के बारे में नॉलेज करता है तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। पहला तो खुदा पे यकीन रखता हो और दूसरा प्रॉफिट मोहम्मद एज द लास्ट प्रॉफिट, उस पर उसका फेथ हो। मुसलमान किस तरह से हो सकता है, कौन कौन मुसलमान हो सकता है, मीन्स दो ही कैटेगरीज है। या तो फिर जो बंदा बच्चा है बाय बर्थ हो, उसके पेरेंट्स थे उस वजह से वो है बाय बर्थ हो गया, और सेकेंडली कन्वर्जन होने के बाद कोई बंदा मुस्लिम हो सकता है। नाउ ये नेसेसरी नहीं है कि वो कोई भी एक रिचुअल या कोई सेरेमनी ऑब्जर्व करे टू बिकम अ बिलीवर ऑफ अ मुस्लिम, ये ज़रूरी नहीं है। और ना ही जो कोर्ट्स हैं उसकी या जजेस जो है उसकी सिंसियरिटी या फेथ को डिटरमाइन करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ जस्ट इनफ। अगर कोई बंदा ये कहता है कि वो मुस्लिम है और वो इस्लाम पर ये एक्सेप्ट द यूनिटी ऑफ गॉड एंड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इज़ जस्ट इनफ टू बिकम अ मुस्लिम एंड विल बी डीम्ड दैट ही इज़ अ बिलीवर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ 8 कन्वर्जन टू इस्लाम मार्शल राइट्स। तो इसमें ये बात की जा रही है फर्स्ट क्लॉज में कि बिफोर दी 1939 के जो रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट पास हुआ था, इससे पहले ये होता था कि अगर किसी को अपनी मैरिज डिसॉल्व करनी होती थी तो वो रिलीजन को री अनाउंस कर देती थी फीमेल्स, बिकॉज दे वर लिविंग ऑन द एक ऐसा रिलेशन, मतलब एक ऐसी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में वो इन्वॉल्व थी जहाँ पर वो अनहैप्पी थी या वो हरासमेंट को फेस कर रही थी, या फिर वो ये कह सकते हैं कि उनको उनके हकूक ठीक तरह से नहीं दिए जा रहे थे। तो फिर जब ये एक्ट आया, इसके सेक्शन 4 ने ये क्लियरली कर दिया कि अगर कोई मुस्लिम फीमेल है, वो मैरिड है मुस्लिम से और वो री अनाउंस कर रही है इस्लाम को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। इफ शी वांट टू बी डिसॉल्व द मैरिज देन सेक्शन 2 के रिजोल्यूशन मैरिज एक्ट के तहत वो अपना खुला का सूट फाइल करेगी। तो री अनाउंसिंग टू इस्लाम को करने से ऑटोमेटिकली मैरिज डिसॉल्व नहीं हो जाती। दिस इज डिस्क्राइब इन क्लॉज 1। क्लॉज 2 में एक केस के बारे में बताया गया है, स्किनर वर्सेस ऑड। इसमें ये था कि एक क्रिश्चियन मेल थे और क्रिश्चियन एक वाइफ थी उनकी, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ क्रिश्चियन थे। बाद में हस्बैंड ने जो है मुस्लिम रिलीजन को कन्वर्ट हो गया और उसने एक और शादी कर ली। तो इसी को चैलेंज किया गया था द प्राइवी काउंसिल के तहत, और ये कहा गया था कि जो शादी है वो डाउटफुली वैलिड है या नहीं, उस पर डाउट उठाए गए थे। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब वो क्रिश्चियन ने इस्लाम को गले लगा लिया और इस्लाम में दाखिल हो गया, ही मे एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विद अ मुस्लिम वुमेन, और जो फर्स्ट मैरिज थी वो ऑन गोइंग ही रहेगी। थ्रू द फर्स्ट मैरिज विद द क्रिश्चियन वाइफ सबसेट्स, मतलब वो कायम रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, एग्जिस्टेंस में रहेगी। मूविंग टू द क्लॉज 3, इसमें ये एक केस था जो कि डील करता है कंबाटा वर्सेस कंबाटा। इसमें ये था कि एक मुस्लिम मैरिड अ क्रिश्चियन वुमेन इन अ क्रिश्चियन फॉर्म, द वाइफ बिकम टू कन्वर्ट टू मुस्लिम रिलीजन एंड द हस्बैंड डाइवोर्स हर बाय तलाक। मतलब एक मुसलमान मर्द ने, मतलब मेल ने शादी की थी एक फीमेल से जिसका रिलीजन क्रिश्चियन से था। बाद में उस वाइफ ने इस्लाम के रिलीजन में कन्वर्ट हो गए और फिर उस हस्बैंड ने उनको तलाक प्रोनाउंस की। तो उसी फैक्ट्स के मुताबिक मुंबई हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया, जब वाइफ ने री अनाउंस कर दी क्रिश्चियनिटी को तो फिर उस पर इस्लामिक लॉ ही अप्लाई होगा, और जो डाइवोर्स दी गई बाय द थ्रू ऑफ तलाक दैट इज अ वैलिड। उसके बाद 4 क्लॉज में ये बात की गई है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कन्वर्जन टू इस्लाम वन ऑफ स्पाउस व्हेन सच कन्वर्जन टेक प्लेस। अगर कोई स्पाउस है, दोनों में से कोई एक अगर वो कन्वर्ट करता है इस्लाम से, तो बाकी दूसरे का स्टेटस क्या होगा? इन अ कंट्री सब्जेक्ट टू इस्लामिक लॉ एंड इन अ कंट्री वेयर द इस्लामिक लॉ इज नॉट द लॉ ऑफ द लैंड। तो फर्स्ट में ये बात की गई है कि अगर एक पार्टी जो है, एक स्पाउस जो है इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ही या शी शुड ऑफर इस्लाम टू द अदर स्पाउस। तो मेल है तो भी फीमेल को करे, अगर फीमेल है तो मेल को करे, तो दूसरे पार्टनर को वो इस्लाम की दावत दे रहे हैं। लेकिन अगर वो लेटर रिफ्यूज कर देता है तो मैरिज डिसॉल्व मानी जाएगी। लेकिन ये जो सेकंड केस है, इन अ केस वेयर द लॉ ऑफ इस्लाम इज नॉट द लॉ ऑफ लैंड, तो उसमें ये बात की जा रही है द सेकंड केस द मैरिज इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 months आफ्टर अडॉप्शन ऑफ इस्लाम बाय वन ऑफ द स्पाउस। अगर कोई एक स्पाउस ने इस्लाम को कबूल कर लिया, दूसरे को बाद में टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा 3 months का, अगर उसमें उसने इस्लाम में कन्वर्ट हो गया दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैरिज वैसे ही डिसॉल्व हो जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज 9th one that deals conversion to Islam and rights of inheritance. In the absence of a custom to the contrary, succession to the state of a convert to Islam is governed by the Islamic law. अगर कहीं पर कोई established custom नहीं है that says otherwise, तो जो भी प्रॉपर्टी के जो मैटर्स है, अगर कोई कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम के थ्रू, तो वो will be passed down according to Islamic law after the death of the person. Moving to the next one that is 10th, खोजस एंड कुछ मेमन्स। इसमें बात की जा रही है, अगर कोई एब्सेंस ऑफ प्रूफ ऑफ स्पेशल यूजेज टू द कंट्री,
Khojas and Kuchi Memons governed in a matter of succession and inheritance by the Islamic law. That means ये जो दो particular communities है ये follow करेंगी Islamic law को on the point of succession and inheritance. Moving to the 11 टेस्टामेंट्री पावर ऑफ कुची मेमन्स. टेस्टामेंट्री पावर मतलब किसी बंदे ने अगर विल कर दी है, ठीक है. मुसलमानों में ये है कि अगर कोई भी बंदा अपनी विल करता है तो उसमें 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं कर सकता और वो विदाउट द कंसर्न ऑफ हेयर है. मगर कुची मेमन में ये था कि वो डिस्पोज करेंगे होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय विल कर सकते हैं. दिस वॉज फाउंड इन ऑन कस्टम, वो उनके कस्टम में था. बाद में हमारे पास एक एक्ट आया जो कुची मेमन्स एक्ट 1920 था. वो ये कह रहा था कि ये इनको ऑप्शन दिया गया है बाय द स्टेचू कि अगर वो डिक्लेयर करते हैं हिमसेल्फ सब्जेक्ट टू दैट, तो फिर वो सिंपली अगर वो फॉर्मली डिक्लेयर कर देते हैं टू चूज टू बी गवर्नड इस्लामिक लॉ ऑन द पॉइंट ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो उस तरह से होगा. और अगर वो डिक्लेयर नहीं करते तो फिर वो सब्जेक्ट टू हिंदू लॉ होंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये आप थोड़ी चीज देख लीजिए, ये जो एक्ट है 1920, क्योंकि इसको दोबारा फिर ये आएगा. ओके, वी हैव शरीयत एक्ट 1937 में ये एनेक्ट हुआ था और ये अप्लाई हो रहा था मुस्लिम लॉज टू द कुची मेमन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटेस्टेड सक्सेशन में. वो इस्लामिक लॉ को अप्लाई कर रहे थे मगर वो जो उनकी जो पोजीशन थी वो अनअल्टर रही ऑन द टेस्टनी पावर वॉज कंसर्न. फाइनली एक और एक्ट हमें मिला था देखने के लिए जो 1938 में हुआ था. वो जो 1920 में हुआ था उसने उसको रिपील कर दिया और उसने कहा कि इस्लामिक लॉ ही अप्लाई होगा ऑन दी बोथ टेस्टेटेड एंड इनटेस्टेटेड सक्सेशन. और जो पोजीशन थी वो क्लियर कर दी एज लाइक दी मुस्लिम्स, दोनों पर वही हो गया. अगर कोई बंदा विल करके गया है तो भी वही, उसमें भी वही चलेगा, और अगर नहीं विल हुई हुई तो भी. उसके बाद जो था क्लास 2 में ये बात की गई है, जैसा कि हमें पता था कि जिस तरह कुछ ही मेमन जो हिंदू लॉ को अप्लाई करते थे ऑन द पॉइंट ऑफ विल, बट जब ये लॉ आया तो फिर इसने कहा कि इस्लामिक लॉ ही अप्लाई होगा. होवेवर द कुची एक्ट 1938 स्टेट दैट इस्लामिक लॉ वुड अप्लाई इन रिलेवेंट केसेस एंड ओवरराइडिंग द प्रीवियस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग हिंदू लॉ फॉर इंटरप्रेटिंग विल. मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट डील्स विद टेस्टामेंट्री पावर ऑफ खोजास. खोजास जो थे वो डिस्पोज करते थे अपनी होल प्रॉपर्टी बाय विल कर सकते थे, बट इस्लाम को आपको पता है 1/3 का वो ऑप्शन दिया हुआ है. बट द इफेक्ट ऑफ शरीयत एक्ट 1937 इज दैट ख्वाजास में रेस्ट्रिक्ट हिज टेस्टामेंट्री पावर अंडर 1/3 ऑफ इस्लामिक लॉ बाय मेकिंग स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 3 ऑफ द शरीयत एक्ट 1937 का ये जो एक्ट था, इन्होंने इनको ऑप्शन दे दिया कि वो अगर लीगली लिमिट करना चाहते हैं अपनी एबिलिटी को टू द इस्लामिक लॉ स्टैंडर्ड 1/3 के तहत, अगर वो साइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं स्टैट्यूटरी को, तो फिर वो भी उसी इस्लामिक के तहत 1/3 के ही रहेंगे by making statutory declaration provided for by section 3 of the Shariat Act. Moving to the next one, that is 13, that is halai memons. halai memons are governed in all respect of Islamic law. ये Islamic law को ही apply कर रहे थे on point of inheritance हो गया या फिर दूसरा बोलो. Like moving to the next one, that is 14, ये है डूडी एंड सुलेमानी बोरास. ये जो है शिया इस्माइली से फॉलोअर्स हैं ऑफ द वेस्ट ब्रांच ऑफ इस्माइली. दे आर गवर्नड बाय द इस्लामिक लॉ. Moving to the last one, that is 15, that is Sunni Bohras of Gujarat, Mullah Salam Joresis of Boraj. ये जो है सुन्नी बोहराज मुस्लिम्स ऑफ गुजरात, Mullah Salam Joresis of Boraj are governed by custom in certain matters. ये दोनों जो है गवर्न कर रहे हैं उनके देयर सर्टन कस्टम्स के तहत, बाकी तो सब इस्लाम को ही ज़्यादा टच कर रहे हैं. तो दिस इज़ अवर रेफरेंस बुक जहाँ से ये सारा कंटेंट लिया गया है. प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मद अल्लाह, इसका चैप्टर नंबर 2 हमने आज इसको डिस्कस किया. दैट्स ऑल फॉर टुडे. और थर्ड चैप्टर को भी मैं अपनी कमिंग वीडियो में कवर करूँगी. उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा. मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.